नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार हम बात करते हैं आपके फायदे की, और आज भी एक बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे अपनी चमक बिखेर रहे सोने की, यानी गोल्ड की। और खासतौर से आपको बताएंगे अभी जिस तरीके से सोना जो कि लखठकिया हो चुका है, 1 लाख रुपए तक के स्तर पर पहुंच चुका है, क्या उसमें अभी निवेश करने का या उसको खरीदने का अभी जो समय है वो सही है या नहीं, इस पर आज पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, गोल्ड में निवेश का क्या ये सही समय है? आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी, ये सवाल आ रहे होंगे, क्या अभी हम सोना खरीद सकते हैं? क्या जो गोल्ड है, जो सोना है, वो और कितना बढ़ सकता है? आखिर कब तक बढ़ेगा? ये तमाम सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे। और आखिर ये आए भी क्यों ना, क्योंकि इसके पीछे कई वजह हैं। वो आपको आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों लगातार ये बात कही जा रही है कि आप भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं और ये सही समय माना जा रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो गोल्ड का गोल्डन टाइम हम इसको कह सकते हैं। लेकिन ये किस तरीके से शुरू हुआ, इसकी अगर यात्रा की हम बात करते हैं खासतौर से, वो आपको मैं यहाँ बता दूंगा। पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए, देखिए 2015 में 26,343 पर था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2016 की, 28,623 पर ये पहुंचा। 2017 में 29,667 पर। उसके बाद 2018 में पहुंचा 31,438 पर। फिर 2019 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये पहुंचा करीब 35,220 रुपये प्रति 10 ग्राम का ये भाव है। उसके बाद 2020 की बात करें तो करीब 48,651 रुपये भाव रहा। इसके साथ साथ 21 की बात की जाए तो 48,720, ये कोविड का समय था। और उसके बाद 2022 में करीब 52,670। 2023 की बात करें तो आप देख सकते हैं कैसे लगातार बढ़ता रहा, पहुंचा 65,330 पर। 2024 की अगर खास तौर से बात की जाए, 2024 के आखिर में भाव रहा 70,913, और 2025 यानी अभी वो पहुंच चुका है 1 लाख पर, और काफ़ी दूर आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन खासतौर से ये एक ट्रेंड इसका रहा है पिछले 10 सालों का। और इन 10 सालों की अगर बात की जाए, कितना इसके ज़रिए जो रिटर्न है वो मिल पाया है, ये आपको मैं बता देता हूँ। किस तरीके से अगर देखा जाए कितना मुनाफा जो है वो सोने में निवेश करके हुआ है गोल्ड में। आपको बता दें पिछले 10 वर्षों में गोल्ड ने करीब 265% का रिटर्न दिया है। आपने देखा किस तरीके से लगातार ये बढ़ता चला गया 1 लाख पर। वर्ष 2015 में करीब 26,343 रुपये से वर्ष 2025 में 1 लाख रुपये तक के स्तर पर सोना पहुँच चुका है। और खासतौर से वर्ष 2015 से 2020 तक 5 साल की अगर बात करें तो करीब 23,798 रुपये का इजाफा इसमें हुआ था। लेकिन वहीं वर्ष 2025 में 1 जनवरी से लेकर अब तक की अगर बात हम करें तो 23,838 रुपये का इजाफा इसमें हो चुका है। अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, यानी महज इस साल के 112 दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 76,162 रुपये से बढ़कर ये 1 लाख रुपये तक के स्तर पर पहुँच चुका है। अभी इस साल वर्ष 2025 की अगर हम बात करें तो गोल्ड ने करीब 32% का जो रिटर्न है वो दिया है। मुनाफा देखिए कितना मिला है। और वहीं पिछले साल वर्ष 2024 की अगर बात की जाए तो गोल्ड ने करीब 27% का जो रिटर्न है वो दिया था। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, जब अक्षय तृतीया थी तो तब भाव करीब 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। पिछले साल अक्षय तृतीया पर 10 मई की थी। और इस बार वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया जो कि अब आने वाली है, उस पर आप देख सकते हैं जो भाव है करीब 1 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि भाव इस तरह के ही बने हुए हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो लगातार मिलता आया। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अब हमें इसमें निवेश करना चाहिए? क्या गोल्ड में निवेश करने का ये सही समय है? और जाहिर तौर पर ये आंकड़े देखकर आपको भी लगा होगा कि जिस तरीके से 10 साल की बात की जाए, 5 साल की हम बात करें या इस साल की हम बात करें, कितना ज़्यादा रिटर्न जो है गोल्ड ने दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम कराएंगे कि कैसे लगातार जब हम गोल्ड की बात करते हैं कितना फ़ायदा इसके ज़रिए मिला है। आपको बता दें हमारे साथ सब्यसाची रे जी जुड़ चुके हैं, कार्यकारी निदेशक हैं GJEPC के, और साथ ही राहुल गुप्ता जी एक्सपर्ट हैं बुलियन मार्केट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्रा में। सबसे पहले यहाँ खासतौर से सब्यसाची जी आपके पास आना चाहूँगा। किस तरीके से हम देख सकते हैं जब बात करते हैं कि कैसे लगातार जो गोल्ड है उसमें हमने देखा कहीं ना कहीं रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्या अभी का जो समय है उसको सही माना जा सकता है? आई थिंक देखो, सोना लास्ट 20-25 साल में जो अभी आपने इतिहास बताया है, तो सोना ने हमेशा हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। एक हाई मार्केट फिर लो आता है, जो हाई 1 लाख रुपए का भी जो मार चुका है, अभी 94-95 पे चल रहा है।
बढ़िया त्योहारों का मौसम है, अक्षय तृतीया का दिन है। आई थिंक यही भाव में मुझे तो लगता है कि सोना खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ ही राहुल जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, पहली क्या राय है आपकी? क्या जो अभी समय चल रहा है उसको हम बिल्कुल सही मान सकते हैं? देखिए, जो कारण है जिसकी वजह से सोने के दाम बढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कारण है, जैसे कि हर एक देश के पास डॉलर होता था फॉरेक्स रिजर्व में, वो बदल के सोना होने जा रहा है। हर देश, चाहे वो भारत सेंट्रल बैंक है, चाहे वो चाइना सेंट्रल बैंक है, सब लोग सोना खरीद रहे हैं। और वो चीज़ अभी कहीं रुकती नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन रिसेशन की बात डेली घट रही है, वो डेली बात बढ़ रही है। तो वो देखते हुए भी सोने का दाम ऐसा लगता है कि भी 1,95,000 का जो दाम है, 95,000 से 1,00,000 के बीच में जो सोना घूम रहा है, आज की तारीख का जी। हाजिर बाजार बाजार का दाम 97,500 है। तो ये दाम अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखते उस चीज को देखते हुए। ऐसा लगता है यहां से भी सोना अभी काफी आगे जा सकता है। आप सोचिए कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सिर्फ $600 बिलियन में से बहुत ही छोटा जो परसेंटेज है वो सोना है। जी। उसी तरह चाइना का अंदाजन 3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। तो यदि हर सेंट्रल बैंक अपने डॉलर को ऑफलोड करके सोना खरीदता दिखेगा तो दाम 1,25,000 भी कोई खास बात नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। जी। तो थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें। जैसे मुझे लगता है दिवाली तक दाम यहाँ से कुछ नहीं तो 1,15,000 दिखता है आराम से। तो थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें। और जिनको ज्वेलरी की डिमांड है, अक्षय तृतीया का माहौल है और वो फेस्टिवल सीजन है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी तरह का नुकसान दिखता है। जिसने भी जी। अक्षय तृतीया सालों में सोना खरीदा है, आप सोचिए 5 से 95,000 1,00,000 देखने को मिल रहा है। तो 20 जी। गुना सोने का दाम देखने को मिला है 20 बिल्कुल। सालों के अंदर। तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी आज की तारीख में जो फैक्टर्स हैं उसमें और निवेश बढ़ने में कोई खास बात नहीं है। खरीदना चाहिए। कोई घटत जी। जो है कोई खास नहीं दिखती। जो करेक्शन अभी प्रॉफिट टेकिंग पीछे दिखी, सोना 1,00,000 1,000 1,02,000 टच करने के बाद जी। वापस सोने का बाजार का दाम 97,000 97,500 96,000 तक गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है या फैक्टर्स का कोई रिवर्सल है। ये सारी बात केवल प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर है। सब जी। सारी दुनिया को लगा 1,00,000 का दाम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $3,500 का दाम हो गया। तो दोनों चीजों को देखते हुए प्रॉफिट टेकिंग आई। बट मुझे लगता है दोबारा वही पोजीशन दिखेगी जी। जो फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल मार्केट की चलती रहेगी। और बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल बैंक बाजार में ये भी चर्चा है, जो फ्लक्चुएशन का आप जिक्र कर रहे हैं। मनसुख जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनसुख जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो निवेशक है उसको एक कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत उम्मीद ये भी है कि अब भले ही 1,00,000 के स्तर पर पहुंच गया हो, लेकिन इस तरह की चर्चा है कि ये और नीचे आ सकता है। गिरावट का जो दौर है वो गोल्ड में देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है इस बारे में? आई थिंक जैसे राहुल जी ने कहा कि एक प्राइस 1,00,000 2,000 1,03,000 टच के थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। आई थिंक ये प्राइस अभी 94 95 पे आया है। ठीक है, थोड़ा बहुत और कहीं नीचे जा सकता है, बट आपको अगला साल या 6 महीने में आपको प्राइस आपको 1,05,000 1,10,000 ही दिखेगा। तो ये भाव कोई खोटा नहीं है, भाव बहुत अच्छा है और अच्छा त्योहार में। तो आई थिंक सब इंडियन हाउसवाइफ जो हमेशा सोना खरीदते हैं उनको ये सोना खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल मनसुख जी, लेकिन अक्सर जिस तरह के आपने जिक्र किया, जो हाउस वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं ज्वेलरी में ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, आभूषण जेवर इनकी अगर बात की जाए। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि अलग अलग फॉर्म्स में है। डिजिटल गोल्ड की आज के समय में हम बात करते हैं, गोल्ड ETF की हम आज के समय में बात करते हैं। आपका क्या मानना है कि आखिर कौन सा माध्यम सही होगा, या सबका कुछ कुछ प्रतिशत जो है वो हमें रखना चाहिए? करीबन 800-900 टन का इंपोर्ट है और करीब 650-700 टन की ज्वेलरी इंडिया में बनती है। और ये सालों से ये और ट्रेंड प्लस होता है। और जो इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है, ETF या डिजिटल गोल्ड का पार्ट है, वो तो एक छोटा 15-20% है। बाकी RBI जो सोना खरीदती है, बाकी जो मेजर जो 70-75% पार्ट है वो ज्वेलरी का पार्ट है। और लेना भी क्यों नहीं चाहिए? ज्वेलरी ले रहे हैं तो दोनों फायदा हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहे हैं और जब ज्वेलरी पहन रहे हैं तो उसका अच्छा सुंदर दिख रहे हैं। अपने त्योहारों में, अपने शादियों में सब पहनते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर। और खासतौर से राहुल जी, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक भाव जो है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए, क्रिसिल की एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया, क्योंकि जिस तरीके से भाव बढ़ा है तो ये भी हो सकता है कि जो निवेशक है वो थोड़ा पीछे हटते नजर आए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आम आदमी की पहुंच से सोना जो है वो अब थोड़ा दूर पहुंच रहा है। लेकिन ऐसे में किस तरह का असर हमें मार्केट पे नजर आएगा? देखिए, सोने का दाम भारत में पिछले 20 सालों में 4,000 से और 1,00,000 के आसपास पहुंच गया। जी। तो ये बात हर समय लगती थी कि ज्वेलरी डिमांड कम हो जाएगी। तो जैसे मनसुख भाई ने बताया, डिमांड तो कभी कम नहीं हुई, डिमांड तो क्वांटिटी टर्म्स में इंटैक्ट रह रही है। जी। उसका एक और कारण है, आप देखिए भारत में ना रिजर्व्स कोई आज से नहीं है। आम आदमी के हाथ में कहते हैं 25,000 टन सोना है। प्रधानमंत्री ने अनाउंस करी थी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, जी। गोल्ड मोनेटाइजेशन।
तो उनका मानना था कि यदि लोग अपना सोना थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करके इकोनॉमिक सिस्टम में लाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉलर में जो बोरोइंग है वो भी कम हो जाएगी। तो लोगों का रिजर्व आज का नहीं है, कल का नहीं है, 200-500 सालों का फैमिलीज में फैमिली दर फैमिली आगे बढ़ रहा है। तो हर साल जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो करंट ईयर की आय से करते हैं, परंतु आपकी जो कैपिटल बढ़ रही है वो बहुत बड़ी होती जा रही है सोने के दाम में इजाफे से। तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो इंटैक्ट है। एक आदमी एक साल के अंदर अंदाजन सोचिए जितना भी उसके पास अभी होता है उससे वो कितना ऐड कर लेगा, उससे वो मान लीजिए 5% 10% और ऐड कर लेगा एक साल की इनकम से। जी। तो कहीं पे भी रुकावट नहीं दिखती, कहीं पे भी रुकाव नहीं दिखता। और जो फैक्टर है आज की तारीख में, मैंने पहले भी जैसे कहा, फैक्टर आज की तारीख का है सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। जैसे भारतीय महिलाएं सोना खरीद रही थी वैसे ही सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। और ज्वेलरी अब आज की तारीख में सरकार ने हॉलमार्क इतनी सारी जगह पे मैंडेटरी कर दिया है, जी। तो अब ज्वेलरी की प्योरिटी वगैरह के इश्यूज खत्म हो चुके हैं। हर चीज पे BIS का मार्क होता है। वो देखने के बाद आपको गोल्ड कंटेंट जो कि 91.66% होता है वो पूरा एश्योर्ड होता है। जी। और जैसे आपने कहा ETF वगैरह जो बाकी ऑप्शंस हैं, तो देखिए ETF में आपको ना सोने रखने का आपको पैसे देने पड़ते हैं, साल में मेंटेनेंस के खर्चा करना पड़ता है। जी। दूसरी तरफ ज्वेलरी, जैसे मनसुख भाई ने बताया, ज्वेलरी तो आप पहन लेते हैं, तो गृहिणी के पहनने की भी काम आती है, सोने में इजाफा भी हो रहा है, गोल्ड कंटेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा मानना है ज्वेलरी एम्प्लॉयमेंट भी उससे देश में बढ़ती है, चीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश में बढ़ती है। तो ज्वेलरी खरीदना ज्यादा फायदेमंद है। पैसे का अल्टीमेट आपको कुछ ना कुछ फायदा साइकोलॉजिकल ही आता है। जी। तो यदि आपने पहन रखा है तो आपको साइकोलॉजिकल फायदा इमीडिएट भी आ रहा है और इजाफे से जो खुशी है वो एक अलग है ही साथ में। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मुनाफा आता है या निवेश हमारा बढ़ता है तो जाहिर तौर पर जो एक निवेशक है वो काफ़ी खुश रहता है। और ऐसे में मनसुख जी अगर देखा जाए, क्योंकि वर्ष 2024 की अगर हम बात करते हैं, करीब 27% का रिटर्न जो है वो गोल्ड ने दिया था, और इस दौरान हमने देखा था कि जो डिमांड है वो भी बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन अब 2025 की अगर बात की जाए, अभी तक अगर हम देखते हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक करीब 30 से 32% का जो रिटर्न है वो नज़र आता है। लेकिन क्या आगे जो भाव है, जो रेट है, वो और हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा या एक स्थिरता जो है वो भाव में नजर आ सकती है? आई थिंक अभी जैसे US और चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो कहीं कहीं सेटल होते नजर आ रहा है, तो आई थिंक भाव कहीं यहाँ पे सेटल होने का आ रहा है। लेकिन जो जैसे राहुल जी बता रहे कि सब देशों के सेंट्रल बैंक गोल्ड बाई कर, इंडिया ने भी लास्ट मंथ में अच्छा गोल्ड बाई किया था, और सब लोग अपना अपना जो डॉलर डिपेंडेंसी वो कम कर रहे हैं, गोल्ड ज्यादा बाई कर रहे हैं, तो प्राइस धीरे धीरे आपको अप्रिशिएट होता ही नजर आएगा। और अभी आने वाली जो सीजन है, जो जनवरी फरवरी की जो शादी की सीजन थी, उनकी बाइंग तो नवंबर दिसंबर में हो गई। अब जो सीजन है जून जुलाई की जो सीजन है, शादियों की सीजन है, और ये 2 टायर 3 टायर में बहुत शादियां होती, गर्मी में बहुत शादियां होती। जैसे अक्षय तृतीया पे बिना पूछा हुआ बहुत अच्छा ऑस्पिशियस डे, अच्छा मुहूर्त है, तो लाखों की संख्या में आपको शादियां होती। और ये सारे लोग तो 2 टायर के 3 टायर के, उनका एक ही बिलीव है, ज्यादा से ज्यादा सोना अपने बेटी को बहू को दो। तो ये सोना नेक्स्ट 2 मंथ बहुत अच्छा रहेगा, और आने वाले जो सीजन है उसमें भी गोल्ड की अच्छी डिमांड रहेगी और प्राइस अप्रिशिएट होते नजर आ रहा है। ठीक है, टेम्पररी छोटा सा डाउनफॉल आ सकता है, बट आप लॉन्ग टर्म में 2 महीना 6 महीना साल भर का देखिए तो प्राइस आपको अप्रिशिएट ही मिलेगा। लास्ट आप 20 साल का इतिहास आपने खुद ही बताया, प्राइस हमेशा अप्रिशिएट ही हुआ है। आई थिंक गुड टाइम टू बाय। चलिए, बिल्कुल मनसुख जी का तो मानना है कि जो समय है वो सही है अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं। लेकिन राहुल जी, जिस तरीके से, क्योंकि बाजार की जब हम बात करते हैं या जो निवेशक है उनको एक डर यही लगता रहता है कि कहीं अभी हमने 1 लाख के स्तर पर जब पहुंचा था तब लिया, अब कहीं जो गिरावट है वो ज़्यादा ना हो जाए। ऐसे में आप उनको क्या सलाह देंगे? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चिंता मुक्त हो जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर खासतौर से भारतीय निवेशकों की हम बात करें, किस तरह का ट्रेंड आप देखते हैं इसमें? देखिए, भारत में 2 तरह के कंज्यूमर है। गृहिणी हैं जो हाउसवाइफ है या कोई लेडीज हैं, वर्किंग लेडीज हैं जो खरीद रही हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं ही नहीं जी। वो तो आप मान के चलिए आज खरीद लिया, पूरे जीवन रखना है और अपने आगे फैमिली में आगे लोगों को देना है, तो उनको तो ये फ्लक्चुएशन वगैरह का इतनी समस्या नहीं रहती। हाँ, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, MCX के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर फिजिकल गोल्ड बुलियन खरीद रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, तो उनके लिए तो यही कहा जाएगा कि आप सारे एग्स एक बास्केट में मत डालें और सारा एक्सपोजर सोने का भी एक साथ ना लें। मान लीजिए करेक्शन आ जाती, जैसे पीछे हाल में 1,02,000 का दाम हो गया था जी। अब किसी ने अगर मान लीजिए उसमें सोना खरीद लिया 1,02,000 के अंदर, पोजीशन बिल्ड कर ली, अब उसको थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, तो उसमें पैनिक करके सेल करके नुकसान नहीं बुक करना चाहिए, मेरा मानना है। सोना अभी कहीं से भी डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं है। अगर आपने खरीद लिया और आपको किसी तरह का उसके अंदर भी M2M लॉस
मार्क टू मार्केट लॉस दिख रहा है, तो आपको कैरी करना चाहिए। 2-4-6 महीने के अंदर सोना दोबारा वही पोजीशन बना लेगा, जी। कोई खास बात नहीं है। परंतु अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें 10-20% से ज्यादा फ्यूचर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में ना यूज करें, जिससे आप M2M भी दे सकें और आपका एकदम इन्वेस्टर जो माइंडसेट है वो एकदम पैनिक में ना आए, आप लॉस बुक करने वाली हालत में ना बिल्कुल आए। राहुल जी, ये लेकिन उसके जिस तरीके से जब हम गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं और जब टॉप 10 देशों की हम बात करते हैं, भारत भी उसमें शामिल है, कितना मायना इसका और किस तरीके से जब हम देखते हैं भारत जैसे एक ऐसे देश के लिए जो लगातार विकासशील है और एक लक्ष्य है हमारा विकसित भारत का, उस लिहाज से अगर देखा जाए गोल्ड रिजर्व जब बढ़ रहा है कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हर एक सेंट्रल बैंक के पास सोने के रिजर्व हैं, जिसे गोल्ड रिजर्व्स के तौर में रेफर करा जा रहा है। परंतु भारत एक अकेला देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जा रहा है इतने सालों से। जी। उसमें आम आदमी के पास भी सोना है। मतलब जो प्रधानमंत्री ने जब गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जब लॉन्च करी थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उस समय के आंकड़े वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से अंदाजन 25,000 टन की बात हो रही थी कि आम आदमी के पास सोना है। जी। और जैसे मनसुख भाई बताते थे, हर साल 1,000 टन और ऐड ही हो रहा है। तो स्कीम आए हुए भी 5-6 साल हो गए, तो 30,000 टन के आसपास जिस देश में आम आदमी के पास सोना है, वहां पे सेंट्रल बैंक का रिजर्व जो उसके अनुपात में एक छोटी क्वांटिटी ही है। जी। मतलब अगर भारत में ऐसा अगर बताया कंपेयर जाता है करें तो 1971 के आसपास भी लोगों ने गोल्ड भारत सरकार को दिया था। जी। तो भारत एक अलग तरह का रिजर्व है। बाकी देश में सिर्फ सेंट्रल बैंक्स हैं जिनके पास बड़े रिजर्व्स हैं, उसके अंदर भारत का भी पहले 7 देशों में नाम आता है। जी। परंतु जो रिजर्व लोगों के पास है, उतना बड़ा रिजर्व किसी और देश के पास नहीं है, वो केवल भारतीयों के पास है। 30,000 टन की आज की तारीख की अंदाजन वो एस्टिमेट क्वांटिटी है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में आती है। आप देखिए, जो सेंट्रल बैंक का रिजर्व है टोटल 600 बिलियन है, उसमें छोटा सा अनुपात गोल्ड है। और आम आदमी का रिजर्व सोचिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है, जो 30,000 टन सोने की जो बात होती है। तो इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी जो भारत में है, और ऐसे नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है इतने सालों से। चलिए, ये भी एक वजह यानी आपको लगती है कि आखिर क्यों हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन फिलहाल यही सोना जो है, यही गोल्ड जो है, इसको लेकर कई सवाल जो हैं निवेशकों के जहन में हैं। क्या अभी का जो समय है वो सही है इसको खरीदने के लिए या नहीं, या निवेश अगर वो करना चाहते हैं? लगातार इस पर हमारे जो दर्शक हैं उनको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड में निवेश का क्या ये सही समय है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मनसुख जी और साथ ही साथ राहुल जी, जो लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो निवेश है वो हमें करना चाहिए और अभी का जो समय है अगर देखा जाए औसतन वो सही माना जा रहा है कि आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मनसुख जी, अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे देश में जो निवेशक हैं वो देखते हैं कि एक थोड़ा थोड़ा करके ही कोशिश की जाती है, और जैसा आपने कहा कि अभी एक खास तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि फेस्टिवल टाइम हम मान सकते हैं या शादियों की बात की जाए, तो ये कुछ खास ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे जो सेल है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। इसका जो फ़ायदा है, जो हमारी हम कह सकते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से आप देखते हैं, या गोल्ड मार्केट जो है इंडिया का, उसको कितना फ़ायदा इसके जरिए? जी, आप अगर ज्वेलरी डिमांड में देखेंगे तो 60-65% ब्राइडल ज्वेलरी का मार्केट, मतलब शादियों का मार्केट है, जो शादियों के दौरान जो लेते हैं, और 30% जो बाकी जो लोग शौक से और बाकी जो छोटी मोटी ज्वेलरी लेते हैं रोजाना पहनने के लिए। तो बड़ा जो शादियों का है, और इंडिया में शादियों के नंबर्स आप पूछ लीजिए, मतलब इतने नंबर्स है शादियों के, और वो सारे सबसे पहले अब शादी में गोल्ड की बाइंग होती उनकी जो भी है। अगर शादी है 1 साल बाद, तो पहले ही उनके माँ बाप प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें सोना इतना लेना है, इतना लेना है, और वो मौके पे थोड़े उनकी बाइंग करते रहते हैं, और एक अच्छा साल भर में अच्छा क्वांटिटी जमा करते हैं अपनी बेटी और अपने बहू को देने के लिए। और प्राइस का, जैसे हमने बात की, प्राइस मतलब जैसे ये जो महिला है वो प्राइस नहीं देखते हैं, वो थोड़ा बाई करते रहते हैं। जैसे उनके पास जो पैसा वो जमा करते हैं, जो घर खर्च से जो पैसा बचाते हैं, या जो हस्बैंड से पैसा लेते हैं, वो करके वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही करते हैं, और वो धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। और जैसे है ना,
कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक ने भी कहा था इंडियन हाउसवाइफ आर द बेस्ट फंड मैनेजर। उन्होंने इतने सालों से जो यानी अलग अलग फंड हाउसेज हैं जिनकी जो मदद है वो भी ली जा सकती है। लेकिन राहुल जी, ये जो बाजार है इतना बड़ा है गोल्ड मार्केट की जब हम बात करते हैं और उसमें आए दिन जिस तरह का बदलाव भी होता है, लेकिन अगर जो निवेशक है वो निवेश करना चाहते हैं तो क्या बेहतर माध्यम उनके लिए हो सकता है या कोई ऐसी सावधानी जो उनको बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी स्कीम थी भारत सरकार की गोल्ड डिपॉजिट स्कीम थी, जिसमें ब्याज भी मिलता था और सोना भी जमा होता था। परंतु सरकार ने, वो सेंट्रल बैंक ने वो स्कीम बंद कर दी है जी। उसमें सोना का सोना रहता था, ब्याज आपको अलग आता था इनकम टैक्स से एग्जाम। अब उसके अलावा जो आज की स्कीम, आज की जो पोजीशन है, फिजिकल बुलियन वाली पोजीशन है, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं। ये 3 माध्यम है जो प्राइमरीली अवेलेबल है। ई गोल्ड के माध्यम से जो ये पेमेंट बैंक्स हैं जो आप ऑनलाइन देखते हैं, ये भी अब आज की तारीख में सोना बेच रहे हैं, परंतु भी ETF के जैसा ही होता है। उनके पास आपका फिजिकल सोना रहता है। लेकिन राहुल जी, जैसा डिजिटल गोल्ड का आपने जिक्र किया, क्योंकि सोने के साथ एक कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो है या वो एक विश्वास जो है वो लगातार निवेशकों का बना रहता है, लेकिन क्या डिजिटल गोल्ड में हम मान सकते हैं कि उतना विश्वास शायद अभी निवेशक का नहीं है? सरल तो हो गया है लेकिन वो विश्वास शायद अभी नहीं आया है। देखिए, इसके ऊपर जितने भी पेमेंट बैंक्स हैं जो इसको डील कर रहे हैं, और उसके अंदर सेबी और RBI दोनों का रोल है, और दोनों के केस के अंदर उन्होंने अपनी प्रणाली दी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सोना नहीं होता और आप वो सोना खरीद लेते हैं। ये प्रणाली ऐसे चलती है कि आपने उनसे सोना खरीदा और वो फिजिकल सोना उनके पास स्टोर्ड रहता है, उसके सेंट्रल बैंक के गाइडलाइंस वगैरह के हिसाब से उसका ऑडिट वगैरह रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सोना खोने का रिस्क है या फिर सोना गायब हो जाने का रिस्क है। कस्टोडियन के पास वो प्रॉपर सोना है जी। परंतु कुछ भी कहिए, सोने की जो असली जो वैल्यू है वो ये है कि आपके पास है, आधी रात में आप सोने से पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, हमेशा आपके पास फिजिकली अवेलेबल है जी। तो यदि आप बड़े अनुपात में निवेशक हैं तो आप जरूर ETF ही खरीदेंगे या फिर कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्मेट में जो कोई और स्टोर कर रहा है वहां खरीदेंगे। परंतु आप एक आम निवेशक हैं, आम भारतीय हैं, जिसके पास हर घर में किलो 2 किलो सोना, किलो की ज्वेलरी के फॉर्म में स्टोर्ड है, कुछ बुलियन कॉइन्स के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो फिजिकल सोने की असली फायदा यही रहा है ओवर द पीरियड कि आपके हाथ में है, आप कभी भी उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास अप्रोच करने की जरूरत नहीं। वो चीज ETF के अंदर कुछ भी कहिए, कुछ समय के अंदर वो आपका पैसा कन्वर्ट होता है आपके खाते के अंदर आने में। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उसे कन्वर्ट कर लें। तो कुछ ना कुछ अनुपात आप ETF में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रखें, उसमें कुछ किसी तरह की पैनिक वाली या किसी तरह की ऐसी बात नहीं है। परंतु फिजिकल ही सोने की चिड़िया का असली कारण यही रहा है कि फिजिकल सोना आपके पास है, इमीडिएट लिक्विडिटी है और इमीडिएटली कन्वर्जन। आप सोचिए, भारत में इतना ज्वेलरी का व्यापार है, इतने ज्वेलर्स हैं, आप कहीं पे भी देश में किसी भी जगह पर अब हॉलमार्क के समय के बाद तो आप कभी भी उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आसानी है, यानी फिजिकल गोल्ड की तरफ एक ज़्यादा रुझान जो है वो नज़र आता है। और खासतौर से मनसुख जी, फिजिकल गोल्ड में भी जब हम देखते हैं, ना सिर्फ ज्वेलरी बल्कि जब हम खासतौर से गोल्ड बार की बात करते हैं, गोल्ड कॉइन की बात करते हैं, तो यहाँ भी एक निवेशकों की पसंद के तौर पर ये देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक बड़ा फायदा शायद ये है कि वहाँ मेकिंग चार्ज उनको नहीं देना पड़ता। तो मैं वैसे कह रहा हूँ, जैसे कि घर में शादी है अगले 2 साल 4 साल में, तो माँ बाप चलते हैं कि अभी डिजाइन चेंज होने वाली, तो अभी थोड़ा थोड़ा सोना बुलियन फॉर्म में आप लेकर, कॉइन्स के फॉर्म में या बुलियन फॉर्म में आप सोना ले लीजिए, और जब शादी आएगी घर में तो उसको कन्वर्ट करके ज्वेलरी बना लीजिए। तो ये ट्रेंड काफी है। तो बुलियन का सेल भी है, बहुत बड़ा क्वांटिटी, पर बुलियन का सेल जरूर है इसमें। जी बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऑल टाइम हाई पे हमें जो गोल्ड है वो नज़र आता है, एक तबका ऐसा भी है जो कि ये सोचता है कि क्या अभी अगर हम बेचना चाहें तो क्या उसके लिए सही समय माना जा सकता है, या एक लालच ये रहता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो भाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा? गोल्ड तो अब ट्रेंड में ही है, सोना बेचना नहीं चाहिए। मेरी पर्सनल राय, कभी भी सोना बेचना नहीं चाहिए। आपके पास अगर लिक्विडिटी है, पैसा है, और अपने जो महिलाएं पैसा सेव करती हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा सोना बाय करते रहिए। लॉन्ग टर्म में आपको 5-10 साल 50 साल में हमेशा सोना ने गुड रिटर्न दिया। और फिजिकल फॉर्म में जो सोना आपके पास पड़ा, आपके खुद पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। तो आई थिंक आनी चाहिए। ठीक है, कभी जरूरत पड़ी तो बात अलग है, बाकी आई थिंक सोना आप बाय करते रहिए, और ये बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा विकल्प के तौर पर इसको देखा जाता है जब निवेश की हम बात करते हैं। और खासतौर से राहुल जी, क्योंकि भले ही अभी 1 लाख से नीचे जो भाव है वो हमें नज़र आता हो, लेकिन जब टैक्स के साथ हम बात करते हैं या आने वाले समय में इस साल की अगर बात की जाए, तो क्या इस तरह का भी कोई अनुमान है कि जो भाव है वो करीब 1.30 के आसपास भी हमें नज़र आ सकता है?
देखिए आज की तारीख में जो सोने का दाम है हाजिर बाजार में अंदाजन 97,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जी जो पीछे 1,02,000 छू के गया है। और जो आपने टैक्स पूछा, तो सोने पे 3% जीएसटी है। जो भी आप सोना खरीदते हैं उस पे आपको इनवॉइस के ऊपर 3% जीएसटी लगता है। जी और जहां तक जिस दाम की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अंदाजन 30-35% इजाफे की बात कर रहे हैं कि 30-35% सोना यहाँ से ऊपर जाएगा, उस तरह की बात कर रहे हैं। जी तो जो मैंने आपको बताया, मेरा तो यही मानना है कि सेंट्रल बैंक जब तक खरीद रहे हैं तब तक सोने में रुकावट नहीं है। 1,30,000 तो आता दिखता है, चाहे वो 2 साल में दिखे, चाहे वो 3-4 साल में दिखे, परंतु अभी तक रिवर्सल ट्रेंड नहीं है। जी और जो एक आप बात कर रहे थे कब बेचना चाहिए, तो भारत में बड़ा एक सोशल कल्चर अच्छा देखने को मिलता है। जी। अभी मनसुख भाई ने एक रिएक्शन दिया, जब जरूरत पड़े। तो आप देखिए जितने भी मूवीज हैं सब में यही दिखाया जाता है, सोना तभी बेचा जाता है जब कोई जरूरत आन पड़े। अदरवाइज तो सोना तो लोग इकट्ठा करते रहते हैं, लाइफ दर लाइफ, पीढ़ियों दर पीढ़ी सोना आगे। इसीलिए ज्वेलरी फॉर्मेट में एक चीज हमारे माइथोलॉजी में आई कि आप ज्वेलरी आगे अपनी पीढ़ी को देते हैं, तो वो एक तरह से एक सेविंग्स अपनी फैमिली के अंदर आगे देते हैं, जो कि एक साथ में चलती रहती है। जी। और क्योंकि वो ज्वेलरी फॉर्मेट है तो आपके पास हैंडी रहती है। लेडीज अपनी ज्वेलरी अपने आप संभाल के रखती हैं, तो अपने आप सेफ सिक्योरिटी भी जिसने इस फॉर्मेट को सोचा, मान लीजिए इंडियन माइथोलॉजी में या सिविलाइजेशन में, बहुत सोच समझ के ये चीज रखी। बिल्कुल, और savings इसी वजह से हमेशा लगातार सदियों से एक जब विश्वास की हम बात करते हैं निवेश के लिए, सोना उसमें नजर आता है और कहा भी जाता है सोना है सदा के लिए। लेकिन फिलहाल अभी का जो समय है उसमें किस तरीके से आपको इसमें निवेश करना है, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं या अलग अलग माध्यम है इसका आप चयन कर सकते हैं। फिलहाल राहुल जी और मनसुख जी, आप दोनों ने इस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो जाना आपने कि आखिर जो गोल्ड है उसमें निवेश का सही समय अभी है या नहीं, क्योंकि इतनी बातें लगातार बाजार में सुनने को मिलती हैं कि अभी बहुत अच्छा भाव चल रहा है या गिरावट भी आ सकती है। तो आप भी पहले बाजार को देखें, अपना उद्देश्य देखें, अपनी ज़रूरत देखें और इसके अनुसार ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि जो गोल्ड है वो लगातार अपनी चमक बिखेर रहा है। फिलहाल के लिए मनी मंत्र में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।